मैं कई दिनों से अपनी मालकिन पर बुरी नज़र रखे हुए था। वह इतनी सुंदर थी कि जब भी मैं उन्हें देखता तो मुझे लगता जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी हो। मेरा मन करता कि उन्हें छूकर देखूं, लेकिन मैं डरता था कि कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। वह बेहद खूबसूरत थी, मगर फिर मुझे यह डर भी सताता कि अगर उन्होंने या मालिक ने मेरे इरादों को भांप लिया तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि घर का सारा खर्चा इसी से चलता था। गांव में मेरी माँ और 4 बहनें थीं और उन सब की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, क्योंकि पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे। वही एक मशीन की खराबी की वजह से उनकी जान चली गई थी। तभी से घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। मैं खुद भी अभी बहुत छोटा था और मेरी पढ़ाई भी अधूरी ही रह गई थी। मजबूरी में मैंने इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। फिर एक दिन किसी ने मुझे सलाह दी कि शहर जाकर काम करो, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मैंने माँ से इस बारे में बात की। वे मुझे अकेला भेजने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन घर की हालत देखकर उन्होंने रोते हुए मुझे विदा किया और आशीर्वाद के साथ शहर के लिए रवाना कर दिया। शहर आकर शुरुआत में मैं बहुत घबरा गया था। मैं गांव का सीधा साधा लड़का था और शहर की जिंदगी तेज रफ्तार की थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन पेट की आग ऐसी थी कि सब कुछ सहना पड़ रहा था। मैं दिन रात नौकरी की तलाश में भटकता रहा और आखिरकार एक दोस्त की मदद से मुझे एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। शुरुआत में मेरा काम घर के अंदर ही था। इसी वजह से मुझे मालकिन के करीब काम करने का मौका मिला। मैं उनका बहुत आज्ञाकारी नौकर था। जब भी वो मुझे बुलाती मैं तुरंत हाजिर हो जाता और उनका हर काम तत्परता से पूरा करता। मालकिन मुझसे बहुत खुश थी। कभी कभी वो मुझे इनाम के तौर पर पैसे भी देती थी। इस वजह से मैं पूरी लगन और खुशी से काम करता था। मालकिन के पहनावे का भी मुझ पर गहरा असर होता जा रहा था। वे जो भी कपड़े पहनती वे उन पर बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी वे जींस टॉप पहनती थी और कभी बिना बाजू वाले कपड़े। शहर में यह सब आम बात थी, लेकिन हमारे गांव में तो औरतें सिर से पल्लू तक नहीं उतारती थी। जब मालकिन ऐसे कपड़े पहनती थी तो मैं शर्म से नजरें झुका लेता था, लेकिन मालकिन भी मेरी शर्मा और झिझक को महसूस कर हंसने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, नीलेश क्या बात है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं नजरें झुकाते हुए बोला, मालकिन गांव में कभी किसी को ऐसे कपड़े में नहीं देखा। ये सब तो बस फिल्मों में और सीरियल में ही होता है, इसलिए मुझे आपको इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर मालकिन जोर से हंसी और बोली, तुम बहुत मासूम हो, बहुत अच्छे भी हो। उनकी इस तारीफ पर मैं शर्म से लाल हो गया। मालकिन अक्सर मुझसे बातें करती और ज़्यादातर कामों के लिए मुझे ही बुलाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। मालकिन बाजार से बहुत थकी हुई लौटी। उन्होंने घर आते ही सोफे पर अपना सामान रख दिया और वही एक तरफ सोफे पर लेट गई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, नीलेश जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना। मैं फौरन किचन से ठंडा पानी लेकर उनके पास पहुंचा। पानी पीने के बाद वह थकान भरे स्वर में बोली, आज तो बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे पाँव दबा दो। मैं तुरंत उनके पैरों के पास बैठ गया और उनके पैर दबाने लगा। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मालकिन आंखें बंद कर आराम कर रही थी और मैं उनके गोरे नाजुक पाँव देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मुझे उनके पैर दबाते थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक साहब आ गए। उन्हें देखकर मैं घबरा गया और तुरंत मालकिन के पाँव छोड़कर सीधे खड़ा हो गया। साहब ने हम दोनों की ओर एक गहरी सुलगती हुई नजर डाली। मालकिन अभी भी थकी सी हालत में थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने उनके पाँव छोड़ दिए हैं तो उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। सामने साहब को देखकर बोली, अरे आप कब आए? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, नीलेश जाओ, साहब के लिए भी ठंडा पानी ले आओ। मैं तुरंत किचन की ओर भागा। सच कहूँ तो उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसा लगा मानो साहब ने मेरे मन की बात पढ़ ली हो कि मैं मैडम को सही नज़रों से नहीं देख रहा था। थोड़ी देर में खुद को संयमित कर मैं वापस लॉन्च में पहुंचा और साहब को पानी दिया। उन्होंने मुझ पर एक गहरी नज़र डाली। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जबकि मालकिन अब तक उनके कमरे में जा चुकी थी। साहब ने ग्लास हाथ में लिए हुए मुझसे कहा, अपनी मालकिन का खास ख्याल रखना और इस घर में ज़रा संभल कर रहना। मैंने बस सिर हिला दिया। साहब की ठंडी मगर गूंजती हुई बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैं उनकी बात का पूरा अर्थ उस समय नहीं समझ सका, लेकिन उसके बाद मैंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। जब भी मैं मालकिन को देखता नजरें फेर लेता, लेकिन मैं भी आखिर एक इंसान था। मालकिन जैसी जवान और खूबसूरत औरत को देखकर मेरे दिल में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद मालकिन भी मेरे इन ख्यालों से वाकिफ है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। यही वजह थी कि मैं चुपचाप उन्हें देखता रहता। वह जिस अंदाज में हंसती, बोलती और घर में चलती फिरती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शायद यही कारण था कि मैं हर वक्त उनकी नज़र के सामने रहा करता था, क्योंकि मेरा काम ही घर के अंदर था। इन्हीं दिनों एक अजीब सी घटना घट गई। हमारे घर के बगल वाले घर में कुछ डाकू घुस आए। वहाँ के चौकीदार ने जब फायरिंग शुरू की तो डाकुओं ने भी जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। दुर्भाग्य से हमारे घर का चौकीदार भी इस गोलीबार में घायल हो गया। अब घर में कोई चौकीदार नहीं बचा था। साहब ने मुझे बुलाया और कहा, अब से घर की चौकीदारी तुम करोगे। मैं किसी नए चौकीदार को बिना गारंटी के नहीं रख सकता। उन्होंने मेरी ड्यूटी गेट पर लगा दी। मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी।
इसलिए चुपचाप बाहर चौकीदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मैं घर के अंदर से बाहर आ चुका था। दिल बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि अब मुझे मालकिन दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ तभी नजर आती जब वो घर से बाहर जाती या लौटती, या फिर कभी कभार जब मैं कोई सामान रखने अंदर जाता। मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। पहले वह हर पल मेरे आंखों के सामने होती थी, अब बस यादों में थी। मैं हर वक्त उनके बारे में ही सोचता रहता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे साहब ने मुझसे किसी बात का बदला ले लिया हो, जो मुझे अंदर से हटाकर बाहर चौकीदारी पर बिठा दिया, जबकि मैं वह काम नहीं करना चाहता था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं मना भी नहीं कर सकता था। इन्हीं दिनों घर से मेरी माँ का फोन आया। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। माँ ने मुझे तुरंत गाँव आने को कहा, और यह भी कहा कि कुछ पैसे लेकर आना, क्योंकि पिताजी को बड़े अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। मैंने मालकिन से छुट्टी की बात की। उन्होंने मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दी। साथ ही तनख्वाह के अलावा कुछ अतिरिक्त पैसे भी एक कर दिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ले जाना। उनका यह व्यवहार देखकर मेरा दिल भर आया। जितनी खूबसूरत वह बाहर से थी, उतना ही खूबसूरत उनका दिल भी था। मैं उनका बहुत एहसानमंद हुआ। उन्होंने जो पैसे दिए थे मैंने संभाल कर रख लिए, क्योंकि नहीं पता था कि पिताजी के इलाज में कितना खर्चा आ जाएगा। जब मैं गाँव पहुंचा तो मेरी चारों बहनें मुझसे लिपट गई। वह बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैं पहली बार इतने लंबे समय के लिए घर से बाहर रहा। उनकी ममता और प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं बारी बारी से अपनी सभी बहनों को गले लगाकर प्यार करने लगा। माँ की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने भराए सुर में कहा, नीलेश, तू कितना कमजोर हो गया है। शहर की हवा तुझे सूट नहीं कर रही। उन्हें लग रहा था कि मैं पहले से ज्यादा दुबला और सांवला हो गया हूँ। माँ का प्यार और चिंता देखकर मैं मुस्कुरा दिया और बोला, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे बस पिताजी की तबीयत के बारे में बताइए। मेरे इतना पूछते ही माँ दुखी हो गई और कहने लगी, तेरे पिताजी को बुखार आने लगा था। हमने पास के मेडिकल से दवाई मंगवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कभी बुखार उतरता तो कभी चढ़ जाता, फिर उन्हें उल्टियाँ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने को कहा। हमने यही के अस्पताल में टेस्ट करवाए, और तब पता चला कि तेरे पिताजी के लीवर में खराबी है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाए। बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू खुद अपने पिताजी को लेकर जाए और उनका इलाज अच्छे से करवा सके। हम औरतों को कुछ भी नहीं पता बेटा। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए उठ खड़ा हुआ और पिताजी के कमरे की ओर चल पड़ा। पिताजी बिस्तर पर लेटे थे। मैंने धीरे से पूछा, पिताजी कैसे हैं आप? उन्होंने नम आंखों से मेरी ओर देखा और बहुत ही उदास लहजे में बोले, बेटा, लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, पिताजी ऐसी बातें मत कीजिए, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। पर पिताजी धीरे से बोले, नीलेश बेटा, अब सब कुछ साफ नजर आने लगा है। शायद यही मेरा आखिरी वक्त है। अच्छा हुआ तू आ गया। बहुत इच्छा थी तुझसे मिलने की, तुझसे बातें करने की। तेरे आने से बड़ा सुकून मिला है। पिताजी की ये बातें मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगली सुबह उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में जरूर ले जाऊंगा और जो भी मुमकिन होगा इलाज कराऊंगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि अगली सुबह कभी आएगी ही नहीं। उसी रात पिताजी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने हम सबको रोते बिलखते छोड़ दिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मगर मेरी बहनों की हालत देखकर तो मेरा दिल और भी टूट गया। उनका रो रो कर बुरा हाल था। माँ की आंखें पथरा सी गई थी। वह बस एकटक पिताजी का चेहरा देखती रही, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। घर का वह मातम भरा मंजर मेरे लिए बहुत भारी था। फिर भी मैंने अपने आंसू भीतर ही रोक लिए, ताकि मेरी माँ और बहनों को हिम्मत दे सकूं। अब मैं ही उनका सहारा था। पिताजी पर अंतिम संस्कार किए गए। अब मेरी चिंता सिर्फ मेरी माँ और मेरी 4 बहनों के भविष्य को लेकर थी। इसलिए मैं कुछ दिन गाँव में ही रुक गया। मैंने मालिक को फोन कर पिताजी के देहांत की सूचना दे दी थी। मालिक ने भी पिताजी के देहांत की खबर सुनकर बहुत अफसोस जताया और मुझे कुछ अतिरिक्त रकम खर्चे के लिए भेज दी। उन्होंने उस वक्त मेरा जो साथ दिया वो किसी एहसान से कम नहीं था। मैंने 1 हफ्ता अपने घर पर सुकून से बिताया। इस बार खर्चे की चिंता नहीं थी, क्योंकि मालिक की भेजी हुई रकम ने सब आसान कर दिया था। लेकिन जब 1 सप्ताह बाद मैं वापस शहर अपनी नौकरी पर लौटने लगा तो मेरी बहनों की आंखें आंसुओं से भर गई। वो बुरी तरह रोने लगी। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर चला जाऊं, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। घर चलाने के लिए और मेरी बहनों की जिंदगी संवारने के लिए मुझे नौकरी करनी ही थी। मन में मैंने यह भी सोच लिया था कि इस बार शहर जाकर कोई बेहतर नौकरी ढूंढूंगा, जिसमें तनख्वाह ज्यादा हो। आखिर मेरी बहनें जवान हो रही थी और उनकी शादी भी करनी थी। मैं सबको तसल्ली देकर शहर आ गया और फिर से उसी चौकीदार की ड्यूटी संभाल ली। साहब अब तक किसी नए चौकीदार का बंदोबस्त नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं फिर से गेट के पास कुर्सी पर बैठ गया और आने जाने वालों के लिए दरवाजा खोलने लगा। मगर जब से मैं लौटा था मुझे मालकिन एक बार भी दिखाई नहीं दी। पूछने पर मालूम हुआ कि वह अपने दूसरे शहर में रहने वाली बहन के पास गई हुई है और कुछ दिनों में वापस लौटेगी। यह सुनकर मैं उदास हो गया। पहले ही इतने दिन बाद गाँव से लौटा था और अब मालकिन भी घर पर नहीं थी। हर दिन जैसे गिन गिन कर काट रहा था। आखिरकार वह लंबे इंतजार के दिन भी बीत गए और मालकिन वापस लौट आए। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
चेहरा मुरझा हुआ, रंगत पीली और हंसी में वो रौनक नहीं थी। वह जब बोलती तो सांसें फूल जाती। मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मैं ठीक हूँ नीलेश, मुझे क्या हुआ है? मगर उनके बोलने में खालीपन मुझे साफ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो। अब मालकिन ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। उनका बाहर जाना तो जैसे बंद हो गया था। पहले जैसी ताजगी और हंसी उनके चेहरे पर अब नजर नहीं आती थी। कई बार मैं उन्हें पूछने की कोशिश करता, फिर रुक जाता। मुझे लगता था मैं एक मामूली नौकर हूँ, मेरी क्या औकात है कि उनसे इतने निजी सवाल पूछ सकूं। मालकिन अब ज्यादा चुप चुप से रहने लगी थी। वो अक्सर अपने कमरे में बंद रहती। मैं उनके लिए सच में चिंतित रहने लगा था, क्योंकि पहले वो हमेशा हंसती बोलती थी और अब जैसी किसी गहरी उदासी में डूबी हुई थी। साहब की दिनचर्या अभी वैसी ही थी। वह देर रात घर आते थे, कभी कभी आधी रात के बाद ही आते थे। अब तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें मालकिन की हालत से कोई मतलब नहीं रहा हो। इसी बीच मुझे मेरे घर की चिंता भी खाई जा रही थी। माँ और मेरी बहनें अकेली थी और उनका गुजारा कैसे हो रहा होगा, यही सोचकर मन बेचैन रहता था। इन्हीं दिनों जब मालकिन ने खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था, तो कभी कभार मैं भीतर जाकर उनकी तबीयत का हालचाल ले आता था। एक रात की बात है, जब मालकिन अपने कमरे में अकेली थी और साहब अब तक घर नहीं लौटे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। मुझे अचानक चिंता हुई। सोचा उनकी खैरियत मालूम कर लूं। मैं उनके कमरे के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस लौट आया। मगर जैसे ही देखा कि वॉशरूम की लाइट जल रही है, मेरा दिल बेचैन हो गया था। मन में ख्याल आया, झाँक कर देखूं कि अंदर क्या हो रहा है। पर अगले ही पल खुद को रोक लिया। यह ठीक नहीं है नीलेश। मैं इसी उलझन में खड़ा था। दिल देखना चाहता था, दिमाग मना कर रहा था। अंत में दिल जीत गया और दिमाग हार गया। मैंने वॉशरूम की रोशनदान से झांकने की कोशिश की। नीचे एक स्टूल रखकर जैसे ही ऊपर चढ़ा और अंदर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मालकिन वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी। उनकी हालत देखकर मेरी सांसें थम सी गई थी। दिल दहल गया। मैं बिना एक पल गवाए स्टूल से कूदकर भागा और अंदर जाने की कोशिश करने लगा, मगर मालकिन का कमरा तो बंद था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब उन्हें वहां से कैसे निकाला जाए। तभी मुझे ख्याल आया, घर की कामवाली से कमरे की चाबी मंगवाता हूँ। मैं तुरंत दौड़कर घर की नौकरानी के पास पहुंचा और हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, लेकिन मालकिन कोई जवाब नहीं दे रही। मुझे लगता है कोई परेशानी है, जल्दी से चाबी लाओ और दरवाजा खोलो। मुझे देखकर वह भी घबरा गई और तुरंत कमरे की चाबी लेकर आ गई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, मैं अंदर भागा, मगर कमरा खाली था। मुझे पता था कि मालकिन वॉशरूम में है, लेकिन यह बात मैं कामवाली से नहीं कह सकता था। इसलिए मैंने उससे कहा, मालकिन कमरे में तो नहीं है, देखो जरा वॉशरूम में। वह जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंची और मालकिन को नीचे पड़ा हुआ देखा, जोर से चीख पड़ी, नीलेश, मालकिन तो नीचे गिरी हुई है। मैं फौरन दौड़कर वहां पहुंचा और उससे कहा, जल्दी से कोई चादर लेकर आओ। वो दौड़कर गई और चादर लाई और मैंने झुककर सबसे पहले मालकिन को ढक दिया, फिर उन्हें गोद में उठाया और बाहर ले आया। ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा था। मैंने उससे कहा, जल्दी से गाड़ी अस्पताल ले चलो। मैं खुद मालकिन के साथ पीछे बैठ गया। उन्हें दूसरी तरफ से कामवाली ने संभाल रखा था। हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मालकिन को क्या हो गया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तेज दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन सही वक्त पर लाने की वजह से उनकी जान बच गई। फिर भी हालत अभी भी सीरियस थी। मैंने तुरंत साहब को फोन कर दिया था। वो भी सीधे अस्पताल आ गए। उन्होंने डॉक्टरों से बात की और बाकी इलाज की जिम्मेदारी ली। 2 दिन बाद मालकिन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अब पहले से ठीक थी, लेकिन अभी बहुत कमजोर लग रही थी। उन 2 दिनों में मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। न नींद आई न भूख लगी। हर वक्त बस उनका ही ख्याल रहता था। जब वो घर लौटी तो एक दिन उन्होंने मुझे पास बुलाया। मुस्कुराते हुए बोली, नीलेश, मुझे पता था कि तुम मेरी तबीयत पूछने आए थे। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो तुमने नौकर से ताला खुलवाया और मुझे समय रहते अस्पताल पहुंचाया। इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे अंदर से शर्माने लगी, क्योंकि सच तो ये था कि मैं तो उन्हें देखने गलत इरादे से गया था, लेकिन अब तो वो मुझे धन्यवाद दे रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम आप तो अभी बहुत छोटी है, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ गया? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें सीधी दिल में लगती है नीलेश। तुम्हारे साहब की बेवफाई ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम खुद देखो, क्या मुझ में कोई कमी है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, रहन सहन भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को पसंद किया। वो औरत ना खूबसूरत है, ना उसे रहन सहन की तमीज है, और उसे देखकर दोबारा देखने का मन भी नहीं करता। फिर भी तेरे साहब उसी के पीछे पड़े हैं। अब तुम ही बताओ, क्या इस बात का दुख नहीं होगा मुझे? मेरा दिल तो जैसे टूट गया है। अब तो जीने का भी मन नहीं करता। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रह गया। कुछ कह भी नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।